हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री शिक्षा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। आपको मैं बता दूं कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि यूजीसी नेट हर साल रिपीटेडली क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछ रही है पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी। इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि इससे हर साल, जैसे मैंने बताया, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मिलता ही है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं अभी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी प्रीवियस एग्जाम्स में। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो दिसंबर 2020 या 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मिलता है हम लोगों को कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से क्वेश्चंस है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है, या फिर क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या है, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर देखें तो देखिए हम लोगों को मिलता है हम लोग को 2021 या 2000 और 2022 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें हम लोगों को मिलता है यहाँ पे दो क्वेश्चन। फिर से दो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पॉलिसी को अपनाया था, या इंडिया कौन से ट्रीटी को साइन किया है, कौन से ट्रीटी को साइन नहीं किया है, कौन सा ऐसा यूएस का प्रेसिडेंट था जिसने इंडिया को एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट विथ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो ये सब क्वेश्चन भी हम लोगों को मिलता है। देखिए 2023 का जो एकदम रिसेंट का एग्जाम हुआ उसमें भी हम लोग को देखते हैं कि हमारे पास में राजीव गांधी का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोगों को बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन से क्वेश्चन मिलता है कि भाई इंडिया में कौन कौन सा, मतलब हम लोग किस तरीके का, कौन कौन से वेपन को हम लोग मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स मानते हैं, किनको मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नहीं मानते हैं। तो आज हम लोग देख लेंगे ये सभी क्वेश्चन। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं ये गारंटी करता हूं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बाकी हम लोग इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बहुत 2000 से हम लोग स्टार्ट करें कि उस बहुत पहले से, आज से 10 साल 15 साल पहले से भी जो क्वेश्चन आए उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक जो है हम लोग का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसको हम लोग आप लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी जो कि 1947 से स्टार्ट होती है और 2024 तक हम लोग इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले चीज कि हम लोग इसको 3 फेजेस में बांट सकते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इंपॉर्टेंट इसलिए है, फेज 1 में हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम इनिशियल फेज में था। हम जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया था, 1947 से 1974 तक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कैसे था, वो एक तरीके से वो पीसफुल पर्पसेस के लिए था। ठीक है, तो डेवलपिंग पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि देखिए 1974 में आपको पता है स्माइलिंग बुद्धा है ना, स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक हमारे पास में क्या होता है, हम लोग एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं कि भाई ये एक पीसफुल पर्पसेस के लिए किया गया था। तो ये क्या था, ठीक है, तो ये एक तरीके से 1947 से 74 तक ये क्या था, एक तरीके से पीसफुल पर्पसेस के लिए हम लोग कर रहे थे। फिर 1974 से 1998 तक वाला टाइम आता है। अब ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है 1998 में हम लोग क्या करते हैं, पोखरन, ठीक है, पोखरन एक्सप्लोजन होता है, पोखरन 2, ठीक है, पोखरन 2 होता है। और इसी पोखरन 2 में हम लोग क्या किए थे, हम लोग कोशिश से हम लोग अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हम लोग पूरे विश्व के सामने डिक्लेयर कर दिए थे। अब जब ये डिक्लेयर हम लोग कर दिए थे उसके बाद क्या हुआ था, हमारे ऊपर बहुत सारा क्या लग गया था, हमारे ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लग गया था, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे अन्य देशों के द्वारा। तो उस प्रतिबंधों से हम लोग कैसे जूझते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देखते हैं थर्ड फेज में। तो इंडिया एज एमर्जिंग न्यूक्लियर पावर, ये हम लोग देखते हैं थर्ड फेज में। आप लोग देख सकते हैं पहला फेज 74 तक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से डेवलप कर रहे हैं पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को। 98 तक हम लोग क्या कर रहे हैं, 74 से 98 तक हम लोग न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहे हैं, और 98 से अभी तक जो है हम लोग क्या हुआ है, तो एक इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर के रूप में हम लोग अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला एक एक फेज करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला फेज है, फेज 1 1947 से 1974 तक। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो इसमें हम लोग न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करने का कोशिश कर रहे थे। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे होता ये है कि 1948 में हम लोग पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया जाता है अंडर होमी जहांगीर भाभा। आप लोग को एक और चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग
इसी लेक्चर्स में या इस लेक्चर को देखते के दौरान आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक 90% टॉपिक एटलीस्ट आपको ये याद हो जाए, जितने भी इसमें फैक्ट्स हम लोग बोल रहे हैं याद हो जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बार बार रिपीट करें, जिससे कि आप लोग को दोबारा ये देखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो 1948 में हम लोग क्या करते हैं, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाते हैं अंडर होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद क्या करते हैं, 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया जाता है अंडर जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे 1954 में भी क्या बनाया जाता है, तो बार्क भी बनता है, ठीक है, BARC क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर साइंस के लिए फंडिंग जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है, और इंडिया जो है वो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड को हम लोग क्या कर रहे थे, तो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1956 में, आप लोग ध्यान में देना है, 1948 में हम लोग क्या किए, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना है। 1954 में हम लोग क्या किए, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना है। उसके बाद 1956 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्यों, क्योंकि इस साल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, अच्छा ये रिएक्टर केवल इंडिया का पहला नहीं था बल्कि ये पूरे एशिया का पहला रिएक्टर था, ठीक है। ये कहां बनाया जाता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में ही ये बनाया जाता है 1956 में। इसका नाम क्या है, तो अप्सरा नाम है, 1956 में इसको बनाया गया है ट्रॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद है क्या, तो 1957 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे 1957 में ही बनाया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इस IAEA अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को 1957 में ही इंडिया क्या करता है, तो ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो देखिए इस पेज में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज था, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको दोबारा याद हो जाए ठीक से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, 1948 हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 1948 क्यों इंपॉर्टेंट था, तो 1948 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1948 में हम लोग क्या किए हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना है। 1954 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना है। 1956 में अप्सरा बना है, और 1957 में क्या हुआ, तो IAEA बना और हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें देखिए 1957 में क्या हुआ था, हम लोग IAEA ज्वाइन किए थे। 1956 में क्या हुआ था, पहला एटॉमिक रिएक्टर बनाया गया था। अब 1960 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दूसरा रिएक्टर जिसका नाम था CIRUS, साइरस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कनाडा के हेल्प से बनाया जाता है। C से आप लोग कनाडा और I से इंडिया ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से बनाया जाता है, और ये ऐसा रिएक्टर था जिसमें हम लोग हेवी वाटर टेक्नोलॉजी का यूज किए थे, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए इंडिया का हेल्प कौन कौन कर रहा था, तो कनाडा था और US था, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना, ये भी कहां बनाया जाता है, तो BARC ट्रॉम्बे में ही बनता है, ठीक है। अच्छा ये रिएक्टर साइरस रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइरस रिएक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिएक्टर का हेल्प से हम लोग 1974 में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 1960 में साइरस बनता है, किसके हेल्प से, तो कनाडा के हेल्प से। कहां पे बनता है, तो ट्रॉम्बे मुंबई में बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1963 क्या था, 1963 था PTBT ट्रीटी आता है, ठीक है। और PTBT क्या था, तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या था, इसमें हम लोग बोले कि हर तरीके से पूरा विश्व के लोग बैठे और बोले कि भाई अब से न्यूक्लियर टेस्ट को हम लोग कोशिश करते हैं कि अब कम करने का। तो न्यूक्लियर टेस्ट कैसे, या फिर न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने का, तो वो बैन तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PTBT ले आते हैं। PTBT में क्या था कि आप कभी भी मतलब इन्वायरमेंट में या अंडर वाटर आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलते हैं अंडर वाटर करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर्स साबित हो सकता है पूरे मरीन लाइफ के लिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग किए कि अब से केवल वही एक तरीके से उसी न्यूक्लियर टेस्ट को के लिए देशों को अलाउ किया जाएगा जो कि अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तो केवल अंडरग्राउंड मतलब न्यूक्लियर टेस्ट को अलाउ किया गया, इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट है सभी को बैन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1962 है एक, 1962 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 1962 में हम लोग देखते हैं कि इंडिया और चाइना का वॉर होता है, ठीक है। 1962 में होता है, और 1964 में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है कहां पे, तो लॉर नूप में, ठीक है। लॉर नूप एक उसका जगह है, ठीक है। यहाँ पे चाइना क्या करता है, तो न्यूक्लियर टेस्ट करता है। अब प्रॉब्लम क्या है भारत के सामने, ये थोड़ा समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ में पहले ही हम लोग लड़ाई वड़ाई वाला प्रॉब्लम तो हो ही चुका है,
ठीक है, आपको पता है कश्मीर के लिए जैसे ही आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद से प्रॉब्लम तो मतलब पाकिस्तान के साथ था ही। अब चाइना जो है, चाइना के साथ भी 1962 में लड़ाई हो चुका है, संबंध बहुत खराब हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि 1964 में चाइना एक टेस्ट कर लेता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट क्या करता है, घोषित कर देता है। अच्छा, ये एक और चीज, ये नॉर लूप वाला जो क्वेश्चन, जैसे अब जो आप देखते हैं कि 2024 जून में जो एग्जाम हुआ ना, उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान ने कहां पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो उसी टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि चाइना ने कहां किया था, तो चाइना भी ध्यान में, कल को हो सकता है चाइना भी आ जाए, तो चाइना आएगा तो आप लोग ध्यान में ये रखना है कि चाइना ने कहां किया था, तो लॉर नूप नाम का जगह था 1964 में, वहां पे चाइना क्या करता है, तो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों फेल्ड कर गया, क्या करने के लिए, कि इंडिया को गारंटी प्रोवाइड करने के लिए कि हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम भारत के सामने क्या है। भारत के सामने प्रॉब्लम ये है कि यूएस और यूएसएसआर जो है वो कोल्ड वॉर में लगा हुआ है। अब कोल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि चाइना जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। अब हम लोग के पास तो ये थ्रेट है कि कल को हो सकता है कि चाइना हमारे ऊपर हमला कर दे न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन उसके लिए क्या था, उसके लिए ना यूएस हमारे हेल्प में आया, ना यूएसएसआर आया। अब जब ना ये दोनों कंट्री जब नहीं आते हैं हमारे हेल्प में, तो हम लोगों को सही में आवश्यकता होती है कि भाई अब तो जरूरत है ही। ठीक है, कि हम लोगों का कोई मदद करने वाला नहीं है, अब हम लोगों को खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो था ही। प्रॉब्लम एक और क्या होता है 1965 में क्या होता है, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो हम लोग और ज्यादा इसका न्यूक्लियर वेपन का नीड हम लोग महसूस करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो अब रहा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1965 तक जो P5 कंट्रीज हम लोग बोलते हैं, 1965 तक जो P5 कंट्रीज है, P5 कंट्रीज जो है उन लोगों के पास में क्या आ चुका था, तो न्यूक्लियर वेपन उनके पास में आ चुका था। ये कौन कौन से कंट्रीज थे, तो ये कंट्रीज हैं आपके पास यूएसए आपको पता है सबसे पहले ये टेस्ट करता है 1945 में। उसके जस्ट 4 साल के बाद कौन टेस्ट करता है, तो उसके बाद में टेस्ट करता है यूएसएसआर। ठीक है, 1952 में यूके, फ्रांस 1960 में, एंड जैसे हम लोग देख चुके हैं कि चाइना कब करता है 1964 में। तो ये आप लोगों को पांचों का ध्यान भी ये रखना है कि कब कब कौन कौन किया है, तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। 1945 में यूएसए, 1949 में यूएसएसआर, 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस एंड 1964 में चाइना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिमांड करते हैं कि एक यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया जाए। ठीक है, 1965 में, लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली। अच्छा, ये क्या है एनपीटी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एनपीटी का हम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन हम लोग का क्या था, यूनिवर्सल हम लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे ये है क्या, आगे हम लोग आगे थोड़ा हम लोग करते हैं, आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब देखिए यहाँ एनपीटी हम लोग डिमांड कब किए हैं, एनपीटी का हम लोग डिमांड किए हैं 1965 में। ठीक है, लेकिन आता कब है वो 1968 में आता है। आप एक बार इसको रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, वो हम लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा बस रिकैप कर लेंगे, जिससे हम लोगों के लिए कम से कम कुछ हम लोग मतलब इसी लेक्चर के खत्म होते तक आपको सारा चीज़ जो भी इस पेजेस में है आपको ध्यान में हो जाए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको दोबारा लिखने, आप लिख तो लीजिएगा ही, पर इसको आपको याद करने का बहुत ज़्यादा आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए है क्या 1948 क्यों इंपॉर्टेंट था। 1948 में हम लोग क्या किए थे, 1948 में हम लोग क्या किए थे, एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन बनाए थे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग 1954 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1956 है, 1956 में अच्छा इसी टाइम हम लोग क्या किए थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम लोग क्या किए थे, कॉर्पोरेशन बढ़ा दिए थे। इसी कॉर्पोरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो 1956 में अप्सरा बनाते हैं, पहला रिएक्टर था एशिया का, और 1957 में हम लोग क्या करते हैं, तो IAEA हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1960 में क्या करते हैं, 1960 में हम लोग साइरस बनाते हैं। किसके हेल्प से, तो कनाडा और यूएस के हेल्प से बनाया जाता है साइरस। ये पहला रिएक्टर था जो कि हेवी वाटर टेक्नोलॉजी पे था। ठीक है, इंडिया पे। और क्या हम लोग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसी रिएक्टर के हेल्प से हम लोग 1974 का स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं। अब 1963 में आप लोग देखते हैं कि 1963 में पीटीबीटी आता है और इंडिया पीटीबीटी को साइन करता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना है, मैं शायद बोलना भूल गया था आप लोगों को कि इंडिया इसको साइन करता है। और इसमें हम लोग जैसे बताए इसमें क्या था कि सारा आउटर स्पेस और अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया गया था। इसमें केवल क्या था अलाउड था, तो अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था।
ठीक है। अंडरग्राउंड जो टेस्ट था उसको केवल अलाउ किया गया था, बाकी सभी टेस्ट को बैन कर दिया गया था, ठीक है। 1962 इंडिया और चाइना का वॉर होता है। 1964 में इंडिया मतलब चाइना क्या करता है, अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, ठीक है। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है। 1945 मतलब 1965 तक क्या है, 1965 तक बहुत सारे कंट्रीजों के मतलब P5 कंट्रीज के पास क्या आ चुका है, तो न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। ये कौन कौन से कंट्रीज हैं, यूएसए है 1945, यूएसएसआर 1949, यूके 1952, फ्रांस 1960 एंड चाइना 1964 में, ठीक है। तो यहां तक का कहानी हमको लगता है आप लोगों को सभी मतलब एक तरीके से पता होगा, ये याद भी हो गया होगा। एक बार इसको आप लोग लिख के थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा, एक दो बार रिपीटेड थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिएगा तो आप लोग को हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एनपीटी। एनपीटी ना बहुत कंट्रोवर्शियल चीज था। अब एनपीटी क्यों कंट्रोवर्शियल था, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ये ना एक तरीके से ये ना बहुत ज्यादा पार्शियलिटी कर रहा था। ये पार्शियलिटी क्या कर रहा था, तो पार्शियलिटी ये कर रहा था कि बोल रहा था ना कि 1 जनवरी 1947 से पहले वैसे देश जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट या फिर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, ठीक है, 1967 1 जनवरी तक में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है वही केवल मतलब न्यूक्लियर वेपन को रख सकता है, बाकी कोई भी कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन को नहीं रखेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से 1967 के बाद से कोई भी कंट्री जो है वो अब से टेस्ट कर ही नहीं सकता है, ऐसा एनपीटी लाया गया था। अब ऐसा कुछ आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग क्या उसको साइन करेंगे, क्या हम लोग उसको साइन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिवर्सल एनपीटी को प्रोवाइड हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्सल एनपीटी आ जाए। यूनिवर्सल एनपीटी में क्या था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कि जो P5 कंट्रीज है उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन ना रहे। लेकिन ये क्या बोल रहा था, नहीं ये बोल रहा था कि ठीक है, नहीं सबके पास नहीं, ये केवल उन्हीं के पास रहेगा न्यूक्लियर वेपन जो कि आपका 1 जनवरी 1967 से पहले तक जो टेस्ट कर चुके हैं उनके पास रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। और अब से कोई भी कंट्रीज नहीं अपने पास में न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा पार्शियलिटी वाला चीज था, ठीक है। अब हम लोग देखिए दो ग्रुप में हम लोग का जो देश था वो बंट चुका था। देखते हैं द हॉक एंड द डोब्स। ऑब्वियसली द हॉक जो था वो क्या करता है, न्यूक्लियर वेपन को सपोर्ट करता है, और जो डोब्स थे वो क्या करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट काम कर रहे थे। 1971 में फिर क्या होता है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, और इस टाइम पे जो लोग जो सपोर्ट कर रहे थे इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को, उन लोगों का संख्या क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे 1970s के टाइम पे ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रहा था। ये क्या हो रहा था, तो इस टाइम पे ना एक ट्राई अलायंस बन रहा था, ठीक है, एक ट्राई अलायंस बन रहा था। यहाँ क्या था, एक साइड में था आपका यूएसए, ठीक है, एक साइड में था आपका पाकिस्तान, और एक साइड में था आपका चाइना, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट थे, ये तीनों किस कंट्रीज के अगेंस्ट थे, तो आपको पता है कि ये तीनों अगेंस्ट थे किसके, तो इंडिया के अगेंस्ट थे ये, ठीक है। ये तीनों इंडिया के अगेंस्ट था। आपको जैसे पता है 1971 का जो वॉर हुआ था उस टाइम भी यूएसए जो था वो बहुत बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का क्या कर रहा था, मदद करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखिए इसमें हम लोग को बहुत चीज नहीं ध्यान में रखना है, इसमें बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एनपीटी है। एनपीटी कब आया है, तो 1968 में आया है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1971 में, हम लोग देख चुके हैं 1971 में क्या होता है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। यहाँ पे एक ट्राई अलायंस बन जाता है, और ये तीनों ट्राई अलायंस क्या था, ये तीनों किसके अगेंस्ट था, तो इंडिया के अगेंस्ट था। अब इंडिया को और प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छा ये ना किसके रिजीम में ये मतलब यूएसए और चाइना किसके रिजीम में सामने आए थे, मतलब एक तरीके से इनका रिलेशन कब अच्छा हुआ था, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। जब यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, निक्सन, और चाइना में कौन था, तो माओ, ठीक है। तो इन दोनों के, ये दोनों जब थे तो इनके पास मतलब ये दोनों कोशिश किए थे कि इन दोनों का मतलब चाइना का और यूएसए का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, और इसी में हम लोग देखते हैं कि ये एक ट्राई अलायंस का फॉर्म करते हैं एक, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखें आप लोग, 1968 और एक 1963 भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्यों, 1968 था पीटीबीटी के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सली अगर हम लोग देखें तो तीन चीज आ चुका है। एक है 1957 में क्या था, आईएईए बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1963 में क्या था, पीटीबीटी आया था, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1968 में क्या हुआ था, तो 1968 में एनपीटी आया था, ठीक है। चलिए तो अब हम एंटर करते हैं हमारे सेकंड फेज में, ठीक है। ये सेकंड फेज क्या है, तो ये सेकंड फेज आपको ध्यान में रखना है, जब हम डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन को, हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन का डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो हमारे पास आता है वो कौन सा डेट होता है, 1974 का 18 मई। इस डेट को क्या पड़ रहा था, तो इस डेट को पड़ रहा था हमारा बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। और इसी दिन हम क्या करते हैं, इसी दिन हम करते हैं पहला इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और
इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा। और इसको ना हम लोग एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट बताते हैं, ठीक है, एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट बताते हैं। क्यों इसको पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट बताते हैं, क्योंकि ना इसमें जो, जैसे आप अगर कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट आप करते हैं तो उसमें आपको न्यूक्लियर फ्यूल का जरूरत होता है, ठीक है, और उस फ्यूल को हम लोग बोलते हैं टीएनटी, टीएनटी, ठीक है, ये टीएनटी बोलते हैं। अब आप लोग ध्यान में ये रख सकते हैं कि हम लोग जो इसमें जो कितना टीएनटी का यूज हुआ था, तो इसमें हम लोग केवल 12 से 13 केजी टन ऑफ टीएनटी यूज किए थे, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन के लिए बताया जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें कितना टन यूज हुआ था, तो उसमें 20 से 25 केजी टन ऑफ टीएनटी वहां पे यूज हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, ये एक तरीके से उसका लगभग आधा के हिसाब से था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था ये। अच्छा, अगर आपको बताया जाए कि 1998 में जब हम अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट जब घोषित करते हैं, उस टाइम कितना यूज हुआ था, तो उस टाइम आप ध्यान में रख सकते हैं कि उस टाइम हम लोग अराउंड 45 केजी टन ऑफ टीएनटी हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे हम यूज कर रहे थे उसमें, ठीक है। तो इस देखिए 45 के मुकाबले में ये 12 से 13 तो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। बस हम दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि हाँ, हमारे पास भी हम चाहे तो हम बना सकते हैं, हम भले बना नहीं रहे हैं पर हम चाहे तो बना सकते हैं। और ये बस हम इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल को हो सकता है कि जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज कर पाए, उसके लिए हम बस एक टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको क्या माना गया था, इसको एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट माना गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब ये न्यूक्लियर टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके बाद ना बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को झेलना पड़ता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सा था, तो देखिए हम लोग जब बात कर रहे थे, जब हम लोग पढ़े थे कि साइरस रिएक्टर, ठीक है, जब हम साइरस रिएक्टर का बात कर रहे थे, जब जो कब बनाया गया था 1960 में था, है ना। इसको कौन बनाया था, तो कनाडा और यूएस के हेल्प से इंडिया के ट्रॉम्बे में बनाया गया था, हम ये पढ़ चुके हैं पहले। तो जब इस रिएक्टर के ही जो फ्यूल, इस रिएक्टर को चलाने में जो फ्यूल यूज होता था, इसी फ्यूल का यूज करके ना इंडिया पहला पोखरण टेस्ट करता है। तो यूएस और कनाडा जो था वो बहुत डर में आ गया कि भाई हो सकता है कल को कि ये लोग हमारे रिएक्टर का ही फ्यूल यूज करके कल को कोई बड़ा ब्लास्ट कर दें, है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि यूएस और कनाडा क्या करता है, तो इंडिया से जितना भी इसका न्यूक्लियर टाइज था ना, सारा को तोड़ देता है, सारा न्यूक्लियर टाइज इंडिया के साथ ये तोड़ देता है। और उसके बाद एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम था एनएसजी। 1974 में एक ग्रुप बनता है जिसका नाम क्या है, एनएसजी है। ये ग्रुप क्या करता है, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, और ये क्या कर रहा है, तो कंट्रोल कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जैसे कि मान के चलते हैं कल को जो रिएक्टर ट्रॉम्बे में हमारा बनाया गया था, जैसे साइरस रिएक्टर का ही हम बात करते हैं, साइरस रिएक्टर के हेल्प में बनाने में कौन कौन हेल्प किया था, तो कनाडा और यूएस हेल्प किया था। कल को ऐसा हो सकता था कि कनाडा और यूएस के अलावा हो सकता था कल को कि चाइना या यूएसएसआर कोई है हमारा हेल्प कर देता और हम एक बड़ा क्या बोलते हैं बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देते। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या बनाया गया था, तो एनएसजी बनाया गया था और बोला गया था कि अब से उसी ग्रुप को, ठीक है, उसी ग्रुप को मतलब उसी कंट्रीज को ये न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा या रिएक्टर वहां पे बनाया जाएगा जो कि एनपीटी को साइन करता है, जो कि एनपीटी को साइन करता है। आपको पता है कि एनपीटी कब आया है, तो एनपीटी कब आया है, 1968 में आया था, है ना। एनपीटी 1968 में आया था। इसमें क्या बताया गया था कि जो P5 कंट्रीज हैं, ये बोला गया था कि जो P5 कंट्रीज है केवल उसी के पास में क्या रहेगा, उसी के पास में केवल न्यूक्लियर वेपन रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा, और हम लोग इसको साइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि जो भी इस चीज को मान ले, जो भी कंट्री इस चीज को मान ले कि एनपीटी सही है, ठीक है, या फिर एनपीटी को साइन कर ले, जो कि मान ले कि हाँ P5 कंट्री के पास न्यूक्लियर बम रहेगा और हम कभी बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसको ही एनएसजी का मेंबरशिप दिया जाएगा। अब एनएसजी का मेंबरशिप जिसको ही दिया, मतलब उसी जिस कंट्री के पास एनएसजी का मेंबरशिप रहेगा उसी कंट्री के पास में अन्य कंट्रीज अपने रिएक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम आ गया, इंडिया के सामने अब प्रॉब्लम ये आ गया कि हम अब न्यूक्लियर बॉम्ब का या न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल पर्पसेस के लिए जो रिएक्टर में जो यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम तो यूज ही नहीं कर पाएंगे अब कभी भी, ठीक है। तो ये मेनली प्रॉब्लम आ गया। अब इंडिया अभी भी क्या है, इंडिया चाहता है कि किसी तरीके से उसको एनर्जी का मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हम चाहते हैं कि भाई इंडिया बने तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगा कि उसके लिए हमको साइन करना पड़ेगा क्या, एनपीटी, और एनपीटी तो हम कभी साइन करना चाहते नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम वाला चीज है, आपको बस ध्यान में रखना है कि 1974 में एनएसजी बनाया गया था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और इसमें हम लोग 1974 में क्यों बनाया गया था इसको, तो पोखरण 1 के बाद में न्यूक्लियर कोई दूसरा देश न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना कर दे या इंडिया कल को बड़ा एक्सप्लोजन ना कर दे, इसके लिए बनाया गया था, ठीक है।
चलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको थोड़ा आपको ठीक से बता दिया, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए होता क्या है कि अब आता है 1984 का टाइम, ठीक है। 1984 में आपको पता है कि राजीव गांधी का डेथ होता है, और सॉरी इंदिरा गांधी का डेथ होता है, राजीव गांधी हमारे क्या बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ये जो राजीव गांधी है ना, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इससे एक यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो राजीव गांधी का क्या क्या पॉलिसी था, तो राजीव गांधी का बहुत ज्यादा पॉलिसी क्या था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का ये बहुत ज्यादा बात करते थे, ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का बहुत ज्यादा ये बात करते थे। और इनके द्वारा ना 1984 में ही 6 नेशन इनिशिएटिव बुलाया गया था, 6 नेशन इनिशिएटिव। ये 6 नेशन इनिशिएटिव क्या था, तो आपको पता है कि 1984 वाले टाइम पे क्या चल रहा था, तो एक न्यूक्लियर आर्म्स का रेस चल रहा था, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्स का रेस चल रहा था किसके किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। कोल्ड वार के टाइम पे हर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, किसी के पास 10 है तो सामने वाला 12 बना रहा है, उसके पास 12 है तो 15 बना रहा है, उसी टाइप से वो एक तरीके से क्या होता है, रेस बना हुआ था, ठीक है। और इसको ना किस तरीके से इसको इसके डेंजर से पूरे विश्व को अवगत कराया जाए, ठीक है, इस न्यूक्लियर रेस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा, इससे पूरे विश्व को अवगत कराने के लिए, ठीक है, और एक तरीके से इनको भी यूएसए और यूएसएसआर को रोकने के लिए भी एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें राजीव गांधी का बहुत अहम रोल था। उसका नाम क्या है, तो 1984 में 6 नेशन इनिशिएटिव। अब आपको ध्यान में रखना कि ये कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है, ये कौन कौन से कंट्रीज, इस कंट्रीज का आपको ध्यान, नाम बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है आपका। अच्छा, आपको अगर नाम से ध्यान में रखा जाए तो अगर मैं आपको छोटा सा, अगर इसको आप मैप से कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे भाई नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है। अगर आपको मैप में अगर ऐसे दिखाया जाए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे यूरोप मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे अफ्रीका मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको अफ्रीका मिलता है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है ना, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिलता है, यहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलता है, ठीक है। एक कौन सा छूट गया, तो ये आपको मिलता है, ठीक है। सॉरी, अफ्रीका हम लोग बहुत बड़ा एशिया को तो छोड़ ही दिए थे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एशिया मिलता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से बहुत सारा, अब यहाँ से अंटार्कटिका से कोई कंट्री तो रहेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भी आपको ध्यान में रखना कि ऑस्ट्रेलिया से भी कोई कंट्री है नहीं, नॉर्थ अमेरिका से एक कंट्री है जो कौन होगा, तो ये आपका देखते हैं कि यहाँ पे से कौन है, तो मैक्सिको है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से कौन है, मैक्सिको है, ठीक है। साउथ अमेरिका से कौन है, तो साउथ अमेरिका से आपको ध्यान में रखना है कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहां से है, तो साउथ अमेरिका से है। यूरोप से हमको मिलता है, हम लगभग 2 कंट्री वहां से मिलते हैं, कौन कौन से, स्वीडन एंड ग्रीस। और अफ्रीका से कौन मिलता है, अफ्रीका से आपको मिलता है तंजानिया। और एशिया से कौन मिलता है, तो एशिया से आपको मिलता है इंडिया। तो इस तरीके से सभी कॉन्टिनेंट आपके हो गए। यूरोप से 2 कौन कौन से है, स्वीडन और ग्रीस है। साउथ अमेरिका से कौन है, अर्जेंटीना है। नॉर्थ अमेरिका से कौन है, मैक्सिको है। और अफ्रीका से कौन है, तो तंजानिया है। तो ये इस तरीके से आप एक मैप के थ्रू आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो कौन कौन सा कंट्री इसमें मेनली पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये क्या था, 6 कंट्रीज 6 नेशन इनिशिएटिव क्या था, तो आपको जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को कोशिश, मतलब ज्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया था, ठीक है, कि न्यूक्लियर रेस जो हो रहा है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये अब ये एक चीज है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है 1988, ठीक है। अब 1988 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1988 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, जो जाते हैं यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। और यहाँ पे ये बहुत एम्बिशियस प्लान ये रखते हैं, किस चीज के लिए, तो कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, तो राजीव गांधी एक्शन प्लान फॉर न्यूक्लियर वेपन फ्री एंड नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पे गए थे, न्यूक्लियर यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वहां पे गए थे, और ये बात किए थे कि न्यूक्लियर वेपन को कैसे हम पूरी तरीके से कंप्लीटली इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इसका ये बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का बात कौन सा प्रधानमंत्री किया है, ठीक है, कौन सा प्रधानमंत्री है जो यूएस में यूएन में जाके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का बात किया है, कौन है जो 6 नेशन इनिशिएटिव को मतलब कौन स्टार्ट करता है, तो वो भी आप लोग ये सब चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं मेनली 1991 वाले टाइम में, ठीक है। अब 1991 वाले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत क्या कर रहा था, भारत एक तरीके से यहाँ पे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म ले आ रहे थे, लेकिन ये विश्व के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, ठीक है, कि यूएसएसआर का यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। यूएसएसआर टूट जाता है, कितने भागों में आपको पता है, यूएसएसआर कितने भागों में टूटता है, तो आपको ध्यान में रखना कि 15 पार्ट्स में ये टूट जाता है।
15 भागों में टूट जाता है। और अचानक क्या होता है, जब यूएसएसआर टूटता है तो अचानक इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड का और पॉलिटिकल सपोर्ट वाला एक अलाई खो देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इंडिया उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शन भी झेल रहा था। ठीक है, एनएसजी का मेंबरशिप हमारे पास वैसे भी नहीं था। पूरा वर्ल्ड क्या था, तो पूरा वर्ल्ड क्या बन चुका था, यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका था। यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है आपको पता है? यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है? यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब कि दो, जैसे कि जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था, जब कॉन्फ्लिक्ट, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे हम ये जानते हैं कि पूरा विश्व दो भागों में बंटा हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम बायपोलर वर्ल्ड था। ठीक है, शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं था, पावर का कोई एक सेंटर नहीं था, दो सेंटर थे। कौन कौन से? एक यूएसए, एक यूएसएसआर। लेकिन अचानक क्या होता है, जब यूएसएसआर टूटता है तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। ठीक है, पूरा शक्ति का जो केंद्र है वो केवल एक जगह पे केंद्रित हो जाता है। तो वो कौन सा केंद्र है? तो वो आपको पता है कि यूएस से रहता है। और उस टाइम पे एक और क्या प्रॉब्लम था भारत के सामने कि चाइना क्या था, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा राइज कर रहा था। ठीक है, और चाइना के हेल्प से क्या कर रहा था, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा था। ठीक है, अब आप ध्यान में देख सकते हैं कि यूएसएसआर हमारा जो हमेशा मदद करता था वो कंट्री अब रहा नहीं। ठीक है, यूएसए, चाइना और पाकिस्तान पहले से एक अलायंस पहले से बनाया ही हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान अब अपना न्यूक्लियर वेपन को मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चाइना उसका मदद कर रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन हमारे पास आ जाए, अब वेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये 1991 वाला टाइम है। 1996 इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस टाइम पे सीटीबीटी आता है। ठीक है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी आता है। और ये क्या था, ये 1996 में आता है और ये बोलता है कि हर तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, अब से बैन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब पीटीबीटी आया था, ठीक है, जब आपका पीटीबीटी आया था, पीटीबीटी कब आया था? 1963 में आया था, है ना। 1963 में पीटीबीटी आता है। अब 1963 में जब पीटीबीटी आता है तो हम उसको साइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, इसमें बोला गया कि आप हर तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट अब से बैन है, केवल अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड जो था वो अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो अलाउ किया गया था कि भाई हाँ आप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो था, इसमें क्या किया गया था, इसमें सभी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। ठीक है, 1996 में ये आता है। ठीक है, चलिए, अच्छा अब अगर ये आएगा तो क्या इंडिया इसको साइन करेगा? क्या इंडिया इसको साइन करने से क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें एक ध्यान में रख सकते हैं कि 1996 में सीटीबीटी आया था और इंडिया इसको साइन करने से मना कर देता है। देखिए नेक्स्ट मेनली होता ये है कि हम लोग पहुंच जाते हैं अब 1998 वाले टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे हमको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइम था हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि जो अभी तक हम लोग जितना भी चीज किए हैं उस सभी चीज का मेन अब यहाँ पे क्रक्स आना बाकी था। ठीक है, तो 1998 वाला टाइम था। बहुत सारे सैंक्शन लग सकते थे भारत के ऊपर, लेकिन सैंक्शंस की परवाह किए बिना हमारे देश में क्या होता है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है। ठीक है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोखरण 2 बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है एक और नाम से, तो ऑपरेशन शक्ति। उसका नाम क्या था जो 1974 में हुआ था? 1974 वाले का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ये हमारे देश का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था। ठीक है, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था। इसमें हम लोग मेनली 5 टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक 11 मई को 3 करते हैं और 13 मई को 2 करते हैं, टोटल 5 टेस्ट होता है। और यहां पे कितना हो रहा है यूज, यहां पे हम लोग 45 किलो टन ऑफ टीएनटी यूज कर रहे हैं। अब 45 टीएनटी यूज कर रहे हैं, वहां कितना कर रहे थे हम लोग, 12 टीएनटी के 12 केजी टन ऑफ टीएनटी केवल यूज कर रहे थे। ठीक है, टीएनटी केवल यूज कर रहे थे। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं इसको कि ये पीसफुल था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर जो फ्यूल था हम लोग बहुत ज्यादा यूज किए थे, जिससे यहाँ का जो ब्लास्ट था उसका इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा था। तो ये था हमारा पहला वेपन के रूप में पहला न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद अब जब ऐसा टेस्ट हो जाता है, भारत उसके बाद अपने आप को क्या करता है, भारत अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर देता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री वही थे। ठीक है, अब जब ये होता है तो अब इस चीज को लेके पूरा विश्व शॉक में था। ठीक है, पूरा विश्व शॉक में था और यूएसए के द्वारा हमारे ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, यूएसए हमारे ऊपर बहुत सारा क्या लगा देता है, तो सैंक्शन लगा देता है। ठीक है, अब ये सैंक्शंस कौन कौन से थे, तो सैंक्शंस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लगता है कि इंडिया के ऊपर यूएस इंपोज कर देता है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन लगा देता है इंडिया के ऊपर। ठीक है, और क्या कर देता है कि इंडिया के साथ सारा मिलिट्री कॉर्पोरेशन कट कर देता है, जितना भी फाइनेंशियल हम लोग को हेल्प कर रहा था यूएसए वो भी बंद कर देता है। और एक और चीज मेन क्या होता है कि यूएस जितना भी हम लोग को लोन देता था थ्रू आईएमएफ के थ्रू हो गया, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक के थ्रू जितना भी हम लोग को लोन मिलता था वो सब हम लोग को अब नहीं मिलने लगा। ठीक है, हम लोग के ऊपर टेक्नोलॉजी का भी हम लोग के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता। तो भारत बहुत बुरे फेज में अचानक चला गया था जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग गया था इस न्यूक्लियर टेस्ट के द्वारा।
ठीक है। अब ये न्यूक्लियर टेस्ट जब मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर जब सैंक्शंस लग चुका था, इसके बाद में फिर ये कब हटाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक तरीके से विश्व जो है वो एक बाद में ये रियलाइज करता है कि इंडिया के बिना हम लोग का दुनिया वैसे भी मतलब एक तरीके से इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया को हम लोग ऐसे दरकिनार तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यूएस धीरे धीरे ना क्या करता है कि बहुत सारा सैंक्शन जो 2000 का अर्ली 2000 में क्या करता है, बहुत सारा सैंक्शंस को हटा देता है, ठीक है। और लेकिन ये एक तरीके से बहुत अच्छा होने लगा, मतलब यूएस के साथ इंप्रूवमेंट जो रिलेशनशिप था वो कब होने लगा था, अच्छा तो जॉर्ज बुश के टाइम पे ये मेनली हम लोग का जो रिलेशनशिप था वो अच्छा होने लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है एक 2008 में, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें था कि यूएस जो था वो अब ये कर रहा था कि अब से भले इंडिया एनएसजी का पार्ट नहीं है, भले इंडिया एनएसजी का या फिर एनपीटी को हम लोग साइन नहीं किए हैं, पर फिर भी इन सब के अलावा भी भाग जो यूएस है वो इंडिया का हेल्प करेगा एक्सटर्नली, ठीक है। किस चीज के लिए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी एग्रीमेंट में ये मेनली आता है हमारे पास, ठीक है। 2008 में यूएस और इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के अलावा भी, ठीक है, एनपीटी नहीं साइन करने के बावजूद इंडिया को ये थोड़ा सा क्या दिया जाता है, इंडिया को थोड़ा सा वेवर दिया जाता है, और जिसके थ्रू क्या था कि अब से इंगेजमेंट अब होगा किसका किसका, यूएस और इंडिया का न्यूक्लियर ट्रेड में लेके, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके बाद में केवल यूएस नहीं लगा रहा था हमारे ऊपर सैंक्शन, हमारे ऊपर बहुत सारे देश सैंक्शन लगा रहे थे, जैसे कि जापान जो हमारे ऊपर मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा जो पैसा देता था वो सब बंद कर चुका था, ठीक है। कनाडा भी उसी तरीके से इंडिया के साथ जितना भी कॉर्पोरेशन था या डिप्लोमेटिक था, जितना भी ये था सब कुछ कट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या था, ऑस्ट्रेलिया अपना जितना भी एम्बेसडर था उन सबको वापस बुला लिया था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सारा एक तरीके से हमारा बहुत कंडेम हम लोगों को किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा ये बहुत दिन तक ये नहीं चला था, बाद में फिर रिलेशनशिप ठीक ही हो गया था, ठीक है। तो इस स्लाइड में मेनली आपको ध्यान में रखना है सबसे इंपॉर्टेंट 2008 का यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, ठीक है, यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसको अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो इसका नाम यही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये अब देखिए ये है मेनली हम लोग का लास्ट स्लाइड है, इसमें आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि ये फेज 3 है, ठीक है। फेज 3 क्या है, अब देखिए होता क्या है, होता ये कि हम लोग 1998 मई में हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, हम लोग अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक क्या था कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं आया था, ठीक है। तो हम लोग का ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जो ड्राफ्ट था वो 1999 में तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट, ठीक है। ये किसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, तो एनएसए जो होते हैं उनके द्वारा एक तरीके से ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि 2003 में हम लोग का इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आता है, ठीक है। इंडिया का डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब आता है, तो 2003 में आता है। अब इस डॉक्ट्रिन से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का यूजीसी नेट बहुत टाइम पे पूछा है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है बस वही उसी को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। अब क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या होता है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस होता है कि हम कभी भी अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हम केवल न्यूक्लियर वॉरहेड को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कल को कोई अटैक ना करे, जो अटैकर है वो डरे, ये इस थ्रेट को वो महसूस करे कि अगर वो भारत के ऊपर हमला करता है तो भारत भी रिटेलिएट करेगा। तो हम लोग केवल अब हम किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रखे हैं, हम बस रखे हैं इसको इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे तो हमारे पास भी एक हथियार रहे, ठीक है। तो उसके लिए था, उसके बाद सबसे ये था, ये एक तरीके से था ये क्या, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। उसके बाद फिर आता नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है। इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जब तक हमारे ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड से हमारे ऊपर हमला नहीं होगा तब तक हम कभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड से किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अच्छा ये जो वॉरहेड से जो हमला करने वाला है ये कौन, एक तरीके से कौन ऑथराइज करेगा, किसके पास ये पावर है कि वो हमला कर सकता है, तो आपको पता है कि इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जो एक तरीके से लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होंगे, केवल उन्हीं के पास ये पावर है, ठीक है, कि वो कब न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज कर सकते हैं, मतलब करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट ये कि नो न्यूक्लियर अटैक ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट, मतलब कभी भी हम ऐसे देश के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं फॉरेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल को अगर बांग्लादेश के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है या श्रीलंका के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कभी भी वहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है,
ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, रिटेलिएशन विद न्यूक्लियर वेपन इन केस ऑफ बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। अगर कल को भारत के ऊपर कभी ऐसा, भारत को ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ हमला हुआ है, तो हम उस केस में हम लोग न्यूक्लियर वेपन का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है कि कल को क्या, अगर कोई पूछे कि भाई क्या अगर कल को भारत में कभी न्यूक्लियर वॉरहेड के अलावा कभी बायोलॉजिकल वेपन से हमला होता है तो क्या हम उसके ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं? तो हाँ, हम न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से अभी भी हम क्या है, हम अभी भी कमिटमेंट किए हुए हैं किस चीज को लेके, तो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड को लेके, ठीक है। तो ये एक तरीके से था हम लोग का लगभग 6 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मेनली कब तैयार हुआ है, तो 1999 में ये ड्राफ्ट आया था, ठीक है। और इसी ड्राफ्ट के थ्रू, मतलब इसी ड्राफ्ट के बेसिस में हम लोग 4 जनवरी 2003 को हम लोग अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तैयार किए और इसको विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 2010, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी हम लोग का यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है कि न्यूक्लियर, एक तरीके से इंडिया न्यूक्लियर लियाबिलिटी एक्ट, ठीक है, पूछा गया था कि इंडिया का न्यूक्लियर लियाबिलिटी एक्ट कब आया था, तो ये ध्यान में रखिएगा 2010 में आया था। और ये न्यूक्लियर लियाबिलिटी एक्ट क्या कहता है, तो ये सिंपल से कहता है कि कल को मान के चलते हैं कि किसी एक एरिया में मान के चलते हैं कि कल को बनाया जाता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर, जो अब मान के चलते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकता है कि किसी देश के द्वारा बनाया गया हो, किसी देश के हेल्प से बना हो, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में कल को कभी अगर अनफॉर्चुनेटली कभी यहां पे अगर कुछ अटैक हो जाता है या कभी इसमें कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो इसके ऊपर या फिर इसमें जो भी क्षति होगा, जो भी डैमेज होगा, उसका भरपाई कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए न्यूक्लियर लियाबिलिटी एक्ट 2010 में आया गया था, ठीक है। तो इसमें किसको रिस्पांसिबिलिटी दिया गया है, तो जो भी ऑपरेट कर रहा है और जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर और जो ऑपरेटर है, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटी का, वो एक तरीके से इस जो भी यहां पे इंसिडेंट होता है उसका डैमेज, वो मतलब एक तरीके से डैमेज का वो जो भी भरपाई है वो करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अगर, अच्छा, इसमें डैमेज किस चीज का, कि लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, पर्सनल हेल्थ, पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और इन्वायरमेंट डैमेज, ठीक है। आपको पता है कि कल को न्यूक्लियर वॉरहेड कभी भी अगर फटता है या फिर कभी न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग चेरनोबिल में देखें, तो वहां पे एक तरीके से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इन्वायरमेंट में कभी प्रॉब्लम होता है, कभी किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज होता है, कभी किसी कोई इंजरी आता है किसी को, या किसी का मतलब किसी का डेथ होता है, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में जो भी उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भी ऑपरेटर या जो भी सप्लायर होगा, वो क्या करेगा, एक तरीके से वो इसको, मतलब वो उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर लियाबिलिटी एक्ट कब आया, 2010 में आया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 होगा इसी का, ठीक है, पार्ट 2। और इस पार्ट 2 जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग मेनली बात करेंगे कि हम किस तरीके, मतलब इस टॉपिक से, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और एक और चीज आपको मैं बता दूं कि कल को अगर ये जो क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो हम लोग यहां पहले लगाए थे, इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इन सभी का क्या बोलते हैं आंसर भी मिलेगा, और साथ साथ में उसका जो भी इन सब से रिलेटेड जो और भी अन्य क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।